हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा हम लोग समरी पढ़ेंगे। कल की जो क्लास होगी हम लोग पूरा लगभग बोल सकते हैं 150 प्लस क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देना चाहती हूँ आप लोग को। किंगडम फंजाई तो हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज एक बार लास्ट टाइम उसको जल्दी रिवाइज करा दूँ। ये तो आपको जनरल सब कुछ पता है। इनके क्लासेस में जो प्रॉब्लम होती है उसमें देखते हैं। जैसे फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं, बहुत सिंपल क्लास है इनका। ये एक्वेटिक होते हैं, इनका नाम पहले जान जाइए क्या कहते हैं, अलगल फंजाई कहते हैं। इसके अलावा ये डेड डिकिंग जो वुड है उस पर होते हैं, डैम प्लेसेस में होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसके लिए है, प्लांट्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइसेलियम कैसे होते हैं, एसेप्टर सिनोसिटिक होते हैं। मीन्स कि इनमें जो माइसेलियम है इनमें कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट, कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है उनमें क्या है, ढेर सारे जो न्यूक्लियाई हैं मूव कर रहे हैं, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर हम लोग हाइफी की बात करते हैं वो सिनोसिटिक होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, जूस्पोर की वजह से होता है, जो कि मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, लोकोमोशन कर सकता है। ए प्लेनोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, स्पेरेंजियो स्पोर बोलते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होता है, इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों ही मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन किसके लिए, ए सेक्शुअल। याद रखिएगा ये जो स्पोर्स हैं कैसे हैं, ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो ये स्पोर होंगे इंडोजिनसली होंगे, मतलब कि ये फ्रूटिंग बॉडी या माइसीलियम के अंदर बन रहे हैं, बाहर नहीं बनेंगे। अगर कोनेडिया होता तो वो बाहर बन रहा था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें कोनेडिया से कोई भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर देखते हैं जाइगोस्पोर जो होता है वो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से बनता है। मीन्स ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, पार्ट है। मीन्स जाइगोस्पोर का मतलब होता है टूयन, या बोल सकते हैं जाइगोट, सीधे से बोल सकते हैं कि प्लाज्मोगैमी हुआ, नॉर्मली प्लाज्मोगैमी हो चुका है। फिर कैरोगैमी हो गया है इमीडिएटली, इनमें कोई भी डाइक्रियन फेज नहीं आता है। ठीक है, कैरोगैमी हो गया। जो स्ट्रक्चर बना है जाइगोट का, टू एन स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे, जहाँ पे फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का। ठीक है, ये गैमेट की जो मॉर्फोलॉजी होती है, अगर आप दूर से देख के नहीं बता सकते मेल और फीमेल है तो कैसे होंगे, आइसोगैमेट। अगर डिसिमिलर है, ठीक है, इनके मॉर्फोलॉजी में, तो एन आइसोगैमस हो गया, ऊगैमस हो गया। ऊगैमस की सबसे खास बात यह है कि जो मिल वाला होगा, ठीक है, जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, और कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, छोटा होगा और मोटाइल होगा। जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, उसकी गैमेट वो लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि गैमेट जो है आपको अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर लग रहा है मेल और फीमेल दोनों का, तो आइसोगैमस डिसिमिलर लगे तो एन आइसोगैमस, ओगैमस। ओगैमस में क्या है, छोटा है, मोटाइल है तो मेल गैमेट होगा, बड़ा है लेकिन नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है तो कौन होगा, ओगैमस होगा। इसके लिए ट्रिक था पूरे, मतलब मैं चारों क्लासेस के बारे में बता रही हूँ, जो ट्रिक था पूरा एक बार देख लीजिए। राम कैन पॉज कैट, राम कैन पॉज कैट। ठीक है, तो राम किसके लिए था, फाइकोमाइसिटीज के लिए था, कैन था एस्कोमाइसिटीज, पॉज था वेसिडियोमाइसिटीज, और जो कैट है ये था ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इनके लिए जो बोल सकते हैं ट्रिक क्या है, राम है। ठीक है, आर फॉर राइजोपस है, जो कि ब्रेड माउल्ड है। जो हम ब्रेड को अगर खुले में रख देते हैं मॉइस्चर के कांटेक्ट में, थोड़ी सी गर्म बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, क्या होता है, ब्रेड के ऊपर ढेर सारे आपको फंगस ग्रो हुए दिखते हैं, तो क्या है, राइजोपस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ए राम में क्या होगा, ए जो होगा वो क्या है, एल्बिगो हो गया, जो पैरासिटिक फंगस है। जो मस्टर्ड की लीफ है उसमें व्हाइट व्हाइट कलर के जो स्पॉट दिख रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे, ये पैरासिटिक जो पैरासाइट था, जो फंगस था उसका नाम क्या, एल्बिगो है। किसमें, मस्टर्ड के लीफ में। और एम क्या था, म्यूकर था। ये था स्ट्रक्चर, ठीक है, म्यूकर का। नेक्स्ट चलते हैं एस्कोमाइसिटीज, इनको बोलते हैं सैक फंजाई। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और बहुत ही रेयरली यूनिसेलर होते हैं, मीन्स एक सेल की बॉडी बनी होती है जैसे कि ईस्ट में, जिसको हम लोग सेक्टोमाइसिस कहते हैं। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक भी बनता है, ये उनके बोल सकते हैं सोर्स हैं। और ईस्ट से हम लोग ब्रेड और बियर बना सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, ब्रेड और बियर बना सकते हैं। फिर देखते हैं कि सेप्रोफिटिक होते हैं, जहाँ पे डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डिकम्पोजर भी होते हैं, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, चाहे प्लांट, एनिमल, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डिकम्पोजर की तरह काम करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर की तरह काम करती है इन्वायरमेंट में। पैरासिटिक की बात करते हैं, बीमारी कॉज करेंगे। कॉर्पोफिलस का मतलब होता है कि जहाँ पे गोबर है वहाँ पे भी अगर फंगस ग्रो कर रहे हैं तो किसके मेंबर होंगे, एस्कोमाइसिटीज के होंगे। माइसीलियम की बात करते हैं तो देखिए माइसीलियम कैसे, ब्रांच है और सेप्टेट है, मतलब कि जो माइसीलियम है उनमें क्या है, क्रॉस वॉल पाया जा रहा है इस तरीके से, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये क्या है, सेप्टा है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो माइसीलियम है कैसा है, ब्रांच्ड है
और कैसा है, सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब क्रॉस वॉल पाए जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जो फाइकोमाइसीटीज है उनका जो माइसीलियम होता है ए सेप्टेट होते हैं, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर में रहेगा, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से वो कैसे हैं, ए सेप्टेट है। ठीक है, ए सेप्टेट है और कैसे हैं, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिनोसिटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है एस्कोमाइसिटीज का, वो कौन है, कोनेडिया है, जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनसली कहाँ पे, अपने स्पेशल माइसीलियम में, जिसका नाम है कोनेडियोफोर। हम जानते हैं ये है उसका स्पेशल माइसीलियम जिसका नाम है कोनेडियोफोर। अब यहाँ पे जो कोनेडिया है वो बाहर बनते हैं, इस तरीके से माइसीलियम के बाहर बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए सेक्सुअल स्पोर है, कौन, कोनेडिया। ठीक है, हैप्लॉइड है, इसकी पोलारिटी जो है हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल है, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। तो याद रखिए कहाँ बन रहे हैं, जिनका स्पेशल माइसीलियम है जिनका नाम है कोनेडियोफोर, उनके बाहर बन रहे हैं, एक्सोजीनियस स्पोर हैं। कैसे हैं, एक्सोजीनियस स्पोर हैं ये, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं जो कोनेडिया जब भी गिरते हैं तो अपना एक नया माइसीलियम बना लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं तो कौन है, एस्कोस्पोर है, जो प्रोड्यूस होता है इंडोजिनियसली इन अ सैक लाइक, एस्काई या फिर एस्कस बोल सकते हैं, मतलब कि जो सेक्सुअल स्पोर होगा वो अपने सैक में बनेगा। ठीक है, और कैसा स्पोर होगा, इंडोजिनियस होगा, क्योंकि सैक के अंदर बन रहा है। अगर सैक के अंदर स्पोर बन रहे तो कैसे होंगे, इंडोजिनियस होंगे। बाहर बनता तो एक्सोजिनियस होता, जैसे कि कोनेडिया, वो कैसा था, ए सेक्सुअल स्पोर था। ठीक, दिस जो एस्काई है ये अरेंज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। इनका एक बार देख लेते हैं सेक्सुअल साइकिल। यहाँ पे देखिए ये मेल और ये फीमेल, मैं यहाँ पे एम लिखती हूँ, यहाँ पे एफ। ठीक है, ये क्या है, हाइफी है। जो पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों हाइफी के, मेल और फीमेल वाले, वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे भी फीमेल न्यूक्लियाई है, इधर सब मेल न्यूक्लियाई है। ठीक है, लेकिन ये तुरंत कैरोगैमी नहीं करते। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुरंत कैरोगैमी नहीं करते हैं। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं डाइकैरियन फेज आता है। कैसा फेज आता है, डाइकैरियन फेज, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, n+n वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा डाइकैरियन फेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई है, मेल है, यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई प्लस फीमेल की न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हुआ है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, मेल और फीमेल हाइफी का। यहाँ फीमेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ पे डाइकैरियन फेज चल रहा है। याद रखिएगा ये डाइकैरियन फेज है। इसमें क्या होगा, जो मेल न्यूक्लियाई होगा अपने आप को माइटोसिस करके डिवाइड कर लेगा, 1 से 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियाई भी है, यहाँ फीमेल है, ये फीमेल है, बीच बीच में सेप्टा भी प्रेजेंट है, याद रखिए। तो फिर यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, जो मेल न्यूक्लियाई है दूसरे वाले फीमेल न्यूक्लियाई के पास ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा। आगे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये मेल हो गया। अब यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई एक साथ है, क्योंकि जो नया मेल न्यूक्लियाई बना था वो तो ट्रांसफर हो चुका है, कहाँ, फीमेल न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर हो गया। अब ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, एस्काई या फिर एस्कस बोलेंगे। ठीक है, इसी के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरीके से। पूरा अंदर क्या होगा, कैरोगैमी होगा। कैरोगैमी में तो हम जानते हैं कि जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का, कैरोगैमी हुआ तो फिर मियोसिस भी तो होना चाहिए, क्योंकि अब जाइगोट बन गया। जाइगोट स्टेज तो हमें बनाना नहीं है, हमें तो हैप्लॉइड स्पोर चाहिए। ठीक है, तो मियोसिस होगा और स्पोर्स कहाँ बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे, एस्कस के अंदर बनेंगे। स्पोर का नाम क्या होगा, स्पोर का नाम होगा, हम बोल सकते हैं एस्को स्पोर होगा, क्योंकि हम एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्को स्पोर होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, कहाँ बन रहा है, एस्कस के अंदर बन रहा है। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा, एस्कोकार्प होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक दिया था कैन, राम कैन। C फॉर कैल्विसेप्स हो गया, A फॉर एस्परगिलस हो गया, N फॉर न्यूरोस्पोरा हो गया। तो कैन से याद करिएगा। जो न्यूरोस्पोरा होता है वो एक्सटेंसिवली, याद रखिएगा ये शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर प्लांट में कोई भी रिसर्च करना हो तो हम इसी की मदद से, इसी पे बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हम प्लांट के बारे में रिसर्च कर सकें। ठीक है, कुछ जो मेंबर होते हैं जैसे कि मॉर्फिल और टफल, ये क्या होते हैं, इडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, ये बहुत खाने में डिलीशियस होते हैं। तो इनमें 7 एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक बनाता है, मल्टीसेलुलर है। फिर यूनिसेलुलर जो ईस्ट है, इससे क्या बनता है, ब्रेड बियर बनता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना है किसका, ये देखिए एस्परगिलस का है। यहाँ पे देखिए एक फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी के अंदर क्या होगा, कैरोगैमी होगा, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई मिलेंगे साथ साथ। और क्या होगा, यहाँ पे जब जाइगोट बन गए तो मियोसिस भी होगा। तो जो बोल सकते हैं एस्कोस्पोर्स हैं वो कहाँ बन रहे, इनके अंदर बन रहे, ये एस्कस के अंदर बन रहे, इसीलिए क्या होंगे कि इंडोजीनियस होंगे। ठीक है,
तो एग्जाम्पल याद करके रखिए, ठीक है। यहाँ पे एस्परगिलस हो गया, कैल्वीसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया और मॉर्फोरा टफल्स। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इनको हम मशरूम कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पफबॉल कहते हैं। ये सॉइल पे भी ग्रो करते हैं, लॉक्स पे भी, ट्री स्टम्प पे और लिविंग जो प्लांट है उन पे भी ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट, बीमारी कॉज करने के लिए एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि रस्ट और स्मट हो गया। माइसीलियम इनके भी ब्रांच्ड होंगे और कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे, मतलब कि इनके माइसीलियम में क्या होगा, सेप्टा, क्रॉस वॉल पाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सेप्टा पाया जाएगा। क्यों यहाँ पे ब्रांच्ड है ये, क्योंकि जब ढेर सारे सेप्टा है तो कहीं से भी ये माइसीलियम अपने आप को क्या करेगा, आगे बढ़ा लेगा, ग्रो करेगा। छोटा सा तो स्ट्रक्चर है नहीं माइसीलियम। सिर्फ फाइकोमाइसीटीज जो है कैसा है, ए सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बाकी जितने क्लासेस है एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड यूट्रोमाइसीटीज, ये तीनों कैसे हैं, बोल सकते हैं इनका माइसीलियम कैसे है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, याद रखिएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड, मतलब इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। कैसे फ्रेगमेंटेशन होगा, जो भी इनका माइसीलियम है, सेप्टेट है माइसीलियम, ब्रांच्ड है, कहीं से भी ब्रेक हो गया, छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया तो फिर वो नया माइसीलियम अपना बना देगा, ठीक है। इस तरीके से एक नया माइसीलियम बना देगा जब वो अपना क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इनके पास सेक्स ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट है, इसके बावजूद भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनके पास जब सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो क्या करते हैं, प्लाज्मोगैमी फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद कैरोगैमी है, फिर क्या है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तो यहाँ पे कैरोगैमी तुरंत नहीं होगी प्लाज्मोगैमी के बाद। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डाइकैरियन फेज आएगा, डाइकैरियन फेज आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि इनके पास जब खुद सेक्स ऑर्गन नहीं है तो क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी करने के लिए ये चाहे वेजिटेटिव सेल हो या फिर सोमैटिक सेल, जो डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे, डिफरेंट जीन के होंगे, जीनोटाइप के होंगे, उनके साथ क्या करेंगे, फ्यूजन कर लेंगे, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। आगे देखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, डाइकैरियोटिक यहाँ पे सेल बनेंगे या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगा। कहाँ बन रहा है, बेसिडियम के अंदर बनेगा, ठीक है। इनका ये स्ट्रक्चर है, ठीक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। जो कैरोगैमी है, मियोसिस कहाँ होगा, बेसिडियम के अंदर होगा। 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर कहाँ बन रहे हैं, एक्सोजीनसली, मींस बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं। और बेसिडियम अपनी एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प। चलिए एक बार इनकी सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं। इनके पास खुद के पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, एकदम याद रखिएगा कि इनके पास खुद कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, इसीलिए जो प्लाज्मोगैमी है कैसे कर रहे हैं, या तो वेजिटेटिव सेल्स के साथ कर रहे हैं या फिर सोमैटिक सेल जो डिफरेंट स्ट्रेन के हैं, डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, उनसे कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमी, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पे मान लीजिए मेल की न्यूक्लियाई है, ये मेल है, ये फीमेल की न्यूक्लियाई है। इस तरीके से प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म मिल जाएंगे, साथ साथ जब मिल गए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। देखिए यहाँ पे फीमेल, ये फीमेल, ये फ्यूजन होगा किसका, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल न्यूक्लियाई है ये अपने आप को डिवाइड करेगा, माइटोसिस करके इस तरीके से डिवाइड कर लेगा। यहाँ पे देखिए 2 बना लेगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा जो फीमेल वाली जो न्यूक्लियाई उसके पास, ठीक है। यहाँ पे क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसा, क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी मदद से अपने न्यूक्लियाई को, अपने मेन न्यूक्लियाई को कहाँ भेजेगा, जो फीमेल की हाइफी है वहाँ पे भेजेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये मेल हो गया, ये मेल, ये फीमेल, इसने जो बनाया था अपना किसको ट्रांसफर कर दिया, जो बगल वाली हाइफी थी, फीमेल की हाइफी, उसमें भेज दिया, ठीक है, वहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा सैक लाइक, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिडियम। इस बेसिडियम के अंदर अब ये दोनों चले जाएंगे, कौन, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई। इस स्टेज को n+n बोलेंगे, मीन्स एक सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, ठीक है। ये डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। ये डाइकैरियन है और ये फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन फेज बोलेंगे। इसी के अंदर दोनों ही मेल फीमेल न्यूक्लियाई चले जाएंगे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, कैरोगैमी होगा। कैरोगैमी में क्या होता है, मेल फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए मेल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया, मीन्स 2n स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बन गया। इस तरीके से ये फीमेल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कैरोगैमी हो गया, कैरोगैमी कंप्लीटेड, ठीक। इसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा, अब मियोसिस होने के बाद अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, हैप्लॉइड स्पोर बनना चाहिए था, बिल्कुल बनेगा हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड स्पोर बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर है वो बिल्कुल बन रहा है,
लेकिन कहाँ बन रहा है, बेसिडियम के बाहर बन रहा है। इस तरीके से बेसिडियम के बाहर स्पोर्स बन रहे हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी को। लेकिन जो ये स्पोर बन रहे से क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिडियम के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये स्पोर कैसे, एक्सोजीनियस है। मीन्स कि जो बेसिडियम है उसके बाहर, अपने फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहा है। ठीक, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, हम लोग पॉज याद किए थे, पॉज, पी फॉर पक्सेनिया, पी फॉर पक्सेनिया, पक्सेनिया क्या है, रस्ट फंगस है, ए फॉर एगरकस जो हम लोग खाते हैं मशरूम, यू एस से याद करिए स्टालिगो जो कि क्या है, स्मट है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन रस्ट कॉजिंग है कौन स्मट कॉजिंग है, तो इनमें नाम में छुपा है। अगर स्मट की बात करते हैं स्टालिगो, यस यहाँ पे है। पक्सेनिया की बात करते हैं जो रस्ट कॉज कर रहा है, किसमें, वीट में रस्ट कॉज कर रहा है, यहाँ पे यू है, तो याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगर कोई सेक्सुअल फेज हमें इनमें देखने को मिले, ऐसा नहीं होता कि फंजाई जो है तुरंत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा दे, कई साल लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये फंजाई ये इसी क्लास का है या फिर किसी दूसरे क्लास का है। ठीक है, तो जब हमें कभी सेक्सुअल फॉर्म या फिर ट्रू स्टेज देखने को मिल जाता है, अगर इसमें कोई फंगस रखा गया है तो उसको कहीं दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरे क्लास का मतलब या तो एस्कोमाइसिटीज होगा या तो बेसिडियो होगा। क्यों फाइको में नहीं करेंगे, क्योंकि जो फाइकोमाइसिटीज है वो कैसा है, एसेप्टेट है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो कैसा है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, तो वो कैसे है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, तो इस वजह से पहला। दूसरा, अगर जो स्पोर हैं, ठीक है, अगर जो सेक्सुअल स्पोर है, अब ये नहीं पता कि वो एस्को स्पोर होंगे बेसिडियो स्पोर होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, अगर स्पोर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर बन रहा है तो इसका मतलब वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अगर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहा है, क्योंकि दोनों में देखो डाइक्रियन फेज आएगा, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है तो इसका मतलब एस्कोमाइसिटीज है। अगर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहा है, एक्सोजीनियस स्पोर हैं वो, तो इसका मतलब बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। आप डाइक्रियन फेज से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये लिंकेज शो कर रहा है ऐसे फंजाई का जो कि अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज का होगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज का होगा। कौन दिखाएगा, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज के कुछ जो मेंबर होंगे जो आगे चल के रिप्रोडक्शन करने वाले, वो भी सेक्सुअल। ठीक है, फिर देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोनेडिया की मदद से करेगा। कोनेडिया कैसा स्पोर है, ये मान लीजिए उसका माइसीलियम है, कोनेडियोफोर है, और ये कोनेडिया बाहर की तरफ होगा, तो कैसे होंगे, ये एक्सोजीनियस होंगे, नॉन मोटाइल होंगे स्पोर। ठीक है, और हैप्लॉइड होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो कैसे स्पोर होंगे, हैप्लॉइड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, और सबसे खास बात एक्सोजीनियस होंगे, अपने माइसीलियम से बाहर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा दिया गया इनका माइसीलियम भी सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होंगे, सीधी सी बात है। इनके कुछ मेंबर जो होंगे वो सेप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासाइट होंगे। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड और डिकिंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासाइट किसी बीमारी कॉज करे। और लार्ज नंबर के जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, डिकम्पोजर होंगे, वो मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके लिए जो ट्रिक था वो क्या था, कैट था, सी फॉर कोलियोट्राइकम, ए फॉर जो था अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो पूरे ट्रिक एक साथ मैं फिर से लिख दे रही हूँ, राम कैन पॉज कैट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग ने देखा था कल कि कुछ फीचर्स दिए गए हैं किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो क्या है, हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं। सारे प्लांट्स कहते होते हैं यूक्रियोट होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पार्शली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। पार्शली हेटेरोट्रॉप्स का मतलब कि वो आधा हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे, आधा ऑटोट्रॉप्स की तरह। उनकी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो खाना तो बनाएंगे अपने लीफ से खाना, लेकिन जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को मार के खा जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या लिखा जाता है, पार्शली हेटेरोट्रॉप्स। ओके, इंसेक्टिवरस प्लांट हो गया और पैरासाइट हो गया। जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जांपल है ब्लैडरवुड हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर कस्कुटा की बात करते हैं तो ये पैरासाइट है, जो भी प्लांट है उसके ब्रांच पे ग्रो करता है, वहाँ पे शेल्टर लेता है और न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है,
इसके अलावा जो प्लांट्स के सेल होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही वो पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल वॉल है प्लांट का, किससे बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ है। जो प्लांट है उनको डिफरेंट जगह डिवीजन किया गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे खास बात याद रखिए कि जो खाना स्टोर करते हैं प्लांट किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, और कभी कभी बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी करते हैं। ठीक, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, दो अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। अगर डिप्लॉयड स्टेज है तो वो सेप्रोफिटिक है, अगर हैप्लॉइड है तो गैमेटोफिटिक है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो गैमेट बनाएगा वो हैप्लॉइड होगा, जो स्पोर बना रहा है बॉडी वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। मैं स्पोर की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी जो है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे प्लांट में, और इस जो ये बोल सकते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है या फिर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक है, तो ये जो दोनों चेंज हो रहे हैं एक के बाद एक आएगा। एक बार गैमेट बनेगा तो गैमेट से आगे जो प्रोसेस होगा, फिर स्पोर बनेगा, फिर स्पोर कहीं गिरेगा, फिर गैमेट, फिर इस तरीके का जो भी साइकिल चलेगा उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आगे देखते हैं किंगडम एनिमलिया के बारे में। तो सबसे अच्छी बात ये कि पूरे हेटेरोट्रॉप से खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से खाना लेते हैं। यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। अगर वो हर्बीवोर्स हैं तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, अगर कार्निवोरस हैं तब भी प्लांट पे डिपेंड है बट इनडायरेक्टली। ठीक, ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, इनके पास इंटरनल कैविटी होती है, जैसे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और खाने को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, मीन्स कि खाने को निगल के खाते हैं फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी इनमें डेफिनेट ऑफ ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है, एक बार इंसान अगर लंबा हो गया तो छोटा नहीं हो सकता, तो इनका जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी एडल्ट होंगे उनका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एक डिफाइंड या फिर बोल सकते हैं एक डेफिनिएट शेप और साइज होता है। जो हायर फॉर्म होते हैं उनके पास बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सारे नहीं, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कॉपुलेशन करके करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके बाद जो आगे का इम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो सके। अब रिवीजन हो चुका है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन एंड लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है। In the 5 kingdom classification Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organism like virus, viroids, prion. These are briefly introduced here. 5 kingdom classification में हमने कभी वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन, लाइकेन किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रखा गया, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक चीज़ लिखती है कि ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, कि ए सेलुलर का मतलब जिनके पास सेल ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन सेलुलर भी लिख सकते हैं या ए सेलुलर लिख सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, वायराइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया, इनके पास खुद का कोई सेल ही नहीं प्रेजेंट है। लाइकेन को ए सेलुलर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि लाइकेन दो चीज़ से बना हुआ है, किससे, एल्गी और फंगस, दोनों की बॉडी एक साथ मिल गई तो क्या बन गया, लाइकेन बन गया। तो इसके पास भी सेल है, इसके पास भी सेल है। ठीक है, हम यहाँ पे अब एक एक करके पढ़ेंगे। All of us who have suffered the ill effect of the common cold or the flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. हम सब ने सफ़र किया है, सबको जुकाम खांसी ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, कैसे होता है ये जो फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, कैसे होता है, ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, viruses did not find a place in classification since they are not called the truly living if we understand living as those organisms that have cell structure. वायरसेस को किसी क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया, विटेकर ने क्यों वायरस को किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके पास खुद ही कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है या सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब जिनके पास सेल ही नहीं है तो वो ट्रू ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका रीज़न यही है कि जो वायरस जो है वो ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, दो ही चीज़ से बने होते हैं वायरस, प्रोटीन है बाहर प्रोटीन की कोटिंग है, अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, बस इसी से बने हुए हैं। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inherent crystalline structure outside the living organism. जब हम वायरस को बाहर देखते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर की बात की जा रही है। अगर किसी को मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, तो वायरस उसके बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। लेकिन अगर किसी इंसान को जुकाम नहीं है बट इन्वायरमेंट में वायरस तो प्रेजेंट है,
तो उस समय अगर हम वायरस को देखेंगे तो कैसे हैं, पहली बात तो उनके पास कोई सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है या फिर बोल सकते हैं ए सेलुलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसको देखें तो इनहर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ से वायरस बना है, पहला बाहर प्रोटीन, अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो अगर किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर है, तो जो बाहर का जो प्रोटीन है वो हमें कैसे दिखेगा, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कहाँ? आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है, इन्वायरमेंट में जब प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। जैसे ही किसी के बॉडी में एंटर कर गए वायरस, उसका जो मशीनरी है, ठीक है, उसका जो मशीनरी इम्यून सिस्टम है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करके बढ़ाते रहते हैं। मान लीजिए एक वायरस आपकी बॉडी में चला गया आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है, बाहर तो वो मरा हुआ है, नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास कोई ट्रू सेल या सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही आपके कॉन्टेक्ट में आया, आपके नाक से, मुंह से, आंखों से, कैसे भी आपके बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको कुछ टाइम बाद कुछ थकावट या बोल सकते हैं आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायरस ने आते ही आपके बॉडी के जो भी सेल के मशीनरी हैं, जो भी पूरा काम कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम, उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने क्या किया, अपने जैसे और वायरस को पैदा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वुड यू कॉल द वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या कह सकते हैं, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? अगर बॉडी के बाहर है तो उसके पास हाथ पैर कुछ भी नहीं है, मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको अंगुली पकड़ा दो तो तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वायरस अगर इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कोई भी होस्ट नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर गया, तो पूरा आतंक मचा देगा। मीन्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगेगा, खूब रेप्लिकेट करने लगेगा और सामने वाले को बीमार कर देगा, ठीक है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब होता है जहर फ्लूइड, जो जहरीला फ्लूइड है वो है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डिमिट्री इन वॉन स्काई 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज द कैजुअल, जो कॉज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैकिक डिसीज ऑफ द टोबैको। एक साइंटिस्ट है जिनको हम बोलते हैं DJ इवॉन स्काई बोलते हैं। उन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किया, उनको पता चल गया कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो टोबैको प्लांट है उस पर मोज़ैक जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। टोबैको प्लांट का मतलब तंबाकू का जो पौधा है, ठीक है, इस तरीके से प्लांट है मान लीजिए, उसकी जो लीफ है यहाँ पे कुछ ऐसे मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। उन्होंने पता किया कि किसकी वजह से हो रहा है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से हो रहा है, वो कौन है, वायरस है, ठीक है। These were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filter. ये इतने छोटे हैं कि जो इससे हम बैक्टीरिया को छानते हैं, मान लीजिए वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया तो दिखते नहीं हैं, उसके लिए भी क्या होता है, बोल सकते हैं फिल्टर लगा होता है बैक्टीरिया को भी छानने के लिए, कि उस फिल्टर से भी वो मूव कर गए, बाहर निकल चुके। कितने छोटे, मीन्स बैक्टीरिया से भी छोटे दिखते हैं, वायरस साइज में है, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम है M.W. Benjamin, 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause the infection in healthy plant and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid, ठीक है। दूसरे फिर साइंटिस्ट आए, ये तो चुप हो गए, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए M.W. बिजनिक। इन्होंने क्या किया, जो टोबैको प्लांट है, जिस लीफ में ये बीमारी है, मान लीजिए इस प्लांट में प्रॉब्लम है, मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर बने, तो इसको क्या किया, इस पत्ती को निकाले, इसका रस बना दिए और वही रस बना के मान लीजिए उस जूस बना के जो हेल्दी प्लांट थे, जो हेल्दी टोबैको प्लांट थे, उसके ऊपर छिड़क दिए। फिर देखा कि जो हेल्दी प्लांट थे उनको भी बीमारी हो गई, उनको भी वही मोज़ैक फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। तो इस फ्लूइड को उन्होंने क्या कहा, ये कोई दूसरा पैथोजन नहीं है, क्या है, वायरस है, जहर है ये, ठीक है। इन्होंने इसका नाम रखा, किसने नाम रखा, नई NCERT में देखिए ये दिया है, पुराने NCERT में इनको बताया गया था, बट न्यू NCERT में याद रखिए कौन है, M.W. बिजनिक ने उस फ्लूइड में जो पैथोजन है, जो बीमारी कॉज कर रहा है, मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दे रहा है, टोबैको प्लांट की लीफ में दे रहा है, वो कौन है, वायरस है। किसने दिया था, M.W. बिजनिक। ये आप इसको लिख लीजिएगा अगर आपके पास पुरानी NCERT है, ठीक है। और इस फ्लूइड को बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइड, कि ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है,
अगर ये फ्लूइड किसी और प्लांट पे डालेंगे तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। मीन्स इस फ्लूइड के अंदर क्या है, कुछ इन्फेक्शन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसीलिए इस फ्लूइड का नाम क्या रखे हैं उन्होंने कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, 2 साइंटिस्ट हो गए। तीसरा देखिए WM, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है MW या WM, तो याद रखिएगा कि इनका ये पहले आए थे, बाद में ये आए थे, तो इनका इस तरीके से याद करिएगा। WM स्टेन ने 1935 show that the virus could be crystalline and crystal consist of largely protein. They are inherent outside their specific host cell. Virus are obligate parasite. इन्होंने काम किया कि अगर वायरस बॉडी में नहीं है, मीन्स किसी होस्ट के बॉडी में नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं है, अगर इन्वायरमेंट में है, तो आप वायरस को कैसा देखेंगे, वो क्रिस्टल लाइक होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे कि आप क्रिस्टल का मतलब नहीं समझ पा रहे तो अगर आपने मिश्री देखी है, मिश्री नहीं देखी है तो मान लीजिए आपने जो चीनी है, शुगर है, उसका थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा देखिए, वो क्रिस्टल है, दैट इज क्रिस्टल। ठीक है, उसी को क्रिस्टल कहते हैं। कि अगर वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। तो वो कैसा देखने को लग रहा है, वो क्रिस्टल जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर तो वायरस किससे बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन ही पूरा क्रिस्टल फॉर्म कर रही है। ठीक है, जब वो कहाँ है, होस्ट सेल के बाहर है, होस्ट की बॉडी से बाहर है। इसके अलावा बोला गया कि वायरस कैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये बीमारी ही कॉज करेंगे, वायरस इसीलिए दुनिया में जन्म लिए हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली। ठीक है, स्ट्रिक्टली वही काम करेंगे जो करने आए हैं, मतलब कि बीमारी कॉज करेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको समरी कर दे रही हूँ। वायरस का मतलब होता है, नाम का देखिए, मतलब है वेनम, पॉइजनस फ्लूइड है। TJ वानुस्काई ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया था कोई माइक्रोब्स है जो छोटा सा है, कोई माइक्रोब्स है जो क्या कर रहा है, जो टोबैको प्लांट है, जो उनकी लीव्स है उसमें मोज़ाइक लाइक फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने ये पहले रिकॉग्नाइज किया और ये भी देखा कि वो जो बैक्टीरिया जो फिल्टर प्रूफ होता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया जो है छन जाता है। ठीक है, जैसे आपने चाय बनाया, चाय छानने के लिए आपने नेट इस्तेमाल किया, जो ऊपर वाले प्रोडक्ट होंगे बाहर रह जाएंगे और आपका टी जो है कप में आ जाएगा। तो क्या है, वो एक आपने बाहर से क्या लगाया, फिल्टर लगाया है। ऐसे ही बैक्टीरिया को छानने के लिए भी फिल्टर लगा होता है, उससे भी ये पास हो गए। कौन? वायरस पास हो गए उससे। ठीक है, इसके बाद कौन आए दूसरे साइंटिस्ट, जिसका नाम है MW बेजर्निक, 1898। इन्होंने देखा कि अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब जो टोबैको प्लांट जो इन्फेक्टेड है, जिनमें मोज़ाइक लाइक फॉर्मेशन हो चुका, उसका क्या बनाया, उस पत्ती को तोड़ा, उसका रस बनाया और उस रस को, उस फ्लूइड को जो भी बना वो जूस को उसने क्या किया, जो हेल्दी प्लांट्स थे, टोबैको प्लांट के जो हेल्दी प्लांट्स थे उन पे छिड़क दिया। देखा, उनमें भी बीमारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो नया पैथोजन है जो बीमारी कॉज कर रहा है, जो मोज़ाइक ढेर सारा बना रहा है, किसमें, टोबैको प्लांट्स की लीफ में, वो कौन है, वायरस है। उनका नाम इन्होंने दिया वायरस, जिसका मतलब जो फ्लूइड है जो उन्होंने छिड़का था, जो बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट निकाला था कहाँ से, इन्फेक्टेड प्लांट से, टोबैको के प्लांट से, जिसमें पहले से ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है, उनमें से निकाल के जो हेल्दी प्लांट पे फेंका था, उस फ्लूइड को उन्होंने क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ये जो फ्लूइड है ये लिविंग है। ठीक है, इससे इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखिए तीसरे साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम क्या था, WM स्टेन ने इन 1935 इन्होंने बताया कि अगर वायरस किसी होस्ट बॉडी या होस्ट सेल के अंदर नहीं है, बाहर इन्वायरमेंट में है, तो आप उसको क्रिस्टल की तरह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रोटीन है जो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रही है, जब होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मीन्स ये बीमारी ही कॉज करते हैं। अब देखते हैं कुछ वायरस के बारे में। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा क्या क्या है वायरस के पास, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। ठीक है, अगर आपने अभी देख लिया कि प्रोटीन है बाहर से, तो उसके अलावा क्या उसके पास है, जो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या RNA होगा। मीन्स मान लीजिए एक वायरस का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, तो बाहर क्या है, प्रोटीन है, अंदर या तो DNA होगा या तो RNA होगा, बस ये जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, दो ही चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA या DNA। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी वायरस के अंदर DNA RNA दोनों एक साथ नहीं होते, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ए वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस कैसे, न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन का देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, N फॉर न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन है वो तो हम जान रहे हैं बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये मान लीजिए बाहर का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन है, अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, RNA हो सकता है, DNA हो सकता है।
आरएनए डीएनए दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किसमें? वायरस में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शियस है, मतलब कि प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोटीन की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा वायरस। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, वही क्या करेगा? इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो वायरस है उसकी जो बॉडी है किससे बनी हुई है? दो चीज़ से, एक तो प्रोटीन, ठीक, दूसरा क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में कौन आ सकता है? या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जो इन्फेक्शन करेगा, जो इन्फेक्शियस फॉर्म जो है वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल है, किसका? वायरस में। अब देखते हैं, इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एनिमल इज आइदर सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए और विद डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अगर जो भी वायरसेस प्लांट को इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए पैरासाइट हैं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसे होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा जनरली प्लांट में। अभी हमने देखा कि टोबैको प्लांट में जो मोज़ैक फॉर्मेशन हो रही थी वायरस की वजह से हो रही थी, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अगर प्लांट में वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है तो जनरली उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा? आरएनए होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टोबैको प्लांट में जो मोज़ैक की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनिमल में, तो एनिमल में अगर जो इन्फेक्शन हो रहा है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। कुछ भी हो सकता है। एनिमल की बात की जा रही है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एड्स बीमारी जो कि एचआईवी वायरस के द्वारा किया जाता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, ठीक है। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये बैक्टीरियोफेज है। जो बैक्टीरियोफेज है, ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया में क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। यहाँ पे सीधे लिख दिया गया है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में बीमारी कॉज करते हैं, बैक्टीरियल वायरस हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब बैक्टीरिया से छोटे हैं तो अपने से बड़े ऑर्गेनिज्म को ही तो परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल वायरस हैं या फिर बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। याद रखिए क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर प्लांट में जनरली हो रहा है इन्फेक्शन किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट में। अगर एनिमल में हो रहा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। अगर बैक्टीरियोफेज जो है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं द प्रोटीन। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, हम लोग एक बार स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक। ये क्या है? हेड है। हेड किससे बना हुआ होगा? प्रोटीन से बना हुआ होगा, ठीक है। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरियोफेज की बात की जा रही है, उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, इसको टेल बोलते हैं, बट उस टेल के ऊपर क्या है? सीथ लगी हुई है, कवरिंग लगी हुई है, ठीक है। ये सीथ हो गया। ये क्या हो गया? टेल फाइबर हो गया। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं टेल पिन, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर फिर से बता रही हूँ। हेड हो गया। हेड किससे पूरा कोटिंग हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अब इसी हेड के ही अंदर है क्या? जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये बैक्टीरियोफेज है तो इसका मतलब ये किसको इन्फेक्शन कॉज करेंगे? बैक्टीरिया को करेंगे, ठीक है। ये ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। ये कॉलर हो गया, ये सीथ हो गया, ये टेल फाइबर हो गया, इसको हम बोल सकते हैं टेल पिन, क्योंकि इसी की वजह से वो चिपकेगा। कहाँ? होस्ट के सेल में चिपक जाएगा। ये क्या है? बोल सकते हैं इसी से वो अपनी पूरी पकड़ बनाएगा। आगे देखते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड।
बाहर जो प्रोटीन है पूरी तरीके से हेड जो है पूरा किसको कवर किया हुआ है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको बचाया हुआ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर न्यूक्लिक एसिड को। हम पूरे प्रोटीन कोड को क्या बोलेंगे, कैप्सिड। लेकिन उसकी छोटी छोटी जो यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। और इसका काम क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट किया है। These कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। जो ये कैप्सोमियर है, जो छोटी यूनिट है किसकी, कैप्सिड की जो छोटी यूनिट है, प्रोटीन की जो कैप्सिड है, जो कोटिंग है पूरे को क्या बोलेंगे, कैप्सिड। उसकी जो छोटी छोटी यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। उसका भी शेप है, वो कैसे अरेंज है, हेलिकल या फिर पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए TMB है, टोबैको मोज़ेक वायरस ये है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है बाहर, ये क्या है, प्रोटीन है। ये उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल TMB में देखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस में बाहर क्या है, प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन है स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा, उसका न्यूक्लिक एसिड, उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA। पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है, कैप्सिड बोलेंगे। लेकिन जो छोटी सी यूनिट है, अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ, क्या है, कैप्सोमियर है। क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। ये इसकी क्या है, यूनिट है। कैप्सिड की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। और इसका जो शेप है, जो इसकी ज्योमेट्री है, किसकी, कैप्सोमियर की ज्योमेट्री कैसी है, यहाँ पे हेलिकल है। याद रखिएगा कैसे है, यहाँ पे हेलिकल लाइक शेप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, याद रखिएगा। किसका है ये, TMB का। तो कैसा हो गया, जो प्रोटीन है पूरा कैप्सिड हो गया, उसकी छोटी यूनिट को बोलेंगे कैप्सोमियर। जो यहाँ पे TMB की बात की जा रही है, तो ये हेलिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज है, ये इसकी ज्योमेट्री है। अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ज्योमेट्री कुछ हेलिक लाइक स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से है, ठीक है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज है। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो ये बाहर क्या है, प्रोटीन है। हेड जो है प्रोटीन है, ये किससे बना है, कैप्सिड बोल सकते हैं। उसकी जो छोटी यूनिट होगी कैप्सोमियर होगी, और वो कैसे अरेंज होगी, यहाँ पे पॉलीहाइड्रल शेप। यहाँ पे देखिए पॉलीहाइड्रल शेप में क्या है, कैप्सोमियर अरेंज है। इस तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कौन कौन सी बीमारी वायरस कॉज करता है। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। अगर एनिमल की बात करते हैं तो उसमें मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, हर्पिस हो सकता है और इन्फ्लुएंजा हो सकता है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। जो एड्स बीमारी है ह्यूमन में, ये भी वायरस के द्वारा होता है। वो कौन सा वायरस है, HIV वायरस है, ठीक है। इन प्लांट, अगर प्लांट्स की बात करते हैं, द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। अगर प्लांट की बात करेंगे, अगर प्लांट की लीफ में मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। मोज़ेक का मतलब होगा क्लोरोफिल यहाँ पे क्या हो गया, डैमेज हो चुके हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये वायरस के द्वारा हो रहा है। अगर लीफ रोल हो रही है, मान लीजिए लीफ है अंदर की तरफ इस तरीके से रोल होती हुई अंदर की तरफ हो रही है, तो भी किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। कर्लिंग भी हो रही है, येलोइंग और वीन क्लियरिंग। लीफ में हम जानते हैं कि क्या होता है, मिड रिप हो गया और ढेर सारे यहाँ पे इस तरीके से वेन्स निकले। अगर ये वेन्स गायब होने लगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी वेन्स के थ्रू ही लीफ में क्या होता है कि जो वाटर है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वाटर, फूड, ये सब उसके क्या है, कैनाल हैं। इसी से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है। लीफ में ही क्या होता है, खाना बनता है, उसी से ट्रांसफ़र होते हैं। अगर वेन्स ही नहीं रहे तो पत्ती क्या होगी, सूखने लगेगी। और ये सब किसके सिम्टम्स से, किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ का मतलब है कि कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे ही रह जाते हैं, हाइट में बढ़ नहीं पाते, तो उनमें जो बीमारी कॉज कर रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये कॉमन जो है डिसीजेज हैं वायरस के द्वारा। आगे चलते हैं, वायराइड्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायराइड्स। वायराइड्स के बारे में देखते हैं। इन 1971 टियोडाइनर डिस्कवर अ न्यूली इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज द पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। 1971 में टियोडाइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढा जो वायरस से भी छोटा है। अब तक हमने देखा बैक्टीरिया से भी छोटा कौन थे, वायरस थे। अब वायरस से भी छोटा कौन आ गए, वायराइड्स आ गए। जो क्या कर रहे थे, जो आलू है, आलू नॉर्मल ऐसे होते, उसको क्या कर रहे, स्पेंडल शेप में ला रहे हैं, ठीक है। ये बीमारी कॉज कर रहे हैं, कौन सी बीमारी कॉज कर रहे हैं, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोड एंड फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायराइड्स। द RNA ऑफ द वायराइड्स वॉज ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि हम जानते हैं वायरस के पास क्या था,
प्रोटीन था, जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन वायराइड्स के पास क्या होगा, इनके पास जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ आरएनए होगा, नो डीएनए नो डीएनए नो डीएनए। याद रखेगा कि यहाँ पे इनके पास क्या होगा, फ्री आरएनए का मतलब है कि कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होगी। ये नॉर्मली इनका जेनेटिक मटेरियल ही सीधे एक ऐसा एजेंट है जो क्या कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, वायराइड्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, सिर्फ फ्री आरएनए होगा, इनके पास कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाएगी, जैसा कि हमने वायरस में देखा था। वायरस में क्या था, प्रोटीन की कोटिंग थी, अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। लेकिन वायराइड्स में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं प्रेजेंट होगी। इसी वजह से इनका नाम वायराइड्स रखा गया। और जो भी आरएनए होंगे, वायराइड्स के जो आरएनए होंगे, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा वायरस से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रियॉन्स को देखते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of the abnormally folded protein। जो प्रियॉन्स होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया कि एक इन्फेक्शन, न्यूरल बोल सकते हैं, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जो बीमारी है, हमारे जो न्यूरॉन्स है उनमें बीमारी कॉज की जा रही एक एजेंट है। ये क्या है, एजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से हो रही, जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन है। जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर प्रोटीन बनेगा, ढेर सारे अमीनो एसिड होंगे, वो तो चेन के फॉर्म में होंगे या उनका अलग अलग शेप होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है तो उनको क्या बोलेंगे, हम प्रियॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रियॉन्स। और एक ऐसे एजेंट है जो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस। इस एजेंट की जो साइज है वायरस की बराबर है लगभग, ठीक है। मतलब कि तब भी ये बैक्टीरिया से छोटे हैं, बट वायराइड से बड़े हैं। और किसके जैसे हैं, साइज में किसके जैसे, वायरस कितने हैं। दिस एजेंट वे आर कॉल्ड प्रियॉन्स। इन एजेंट को हम प्रियॉन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर BSc बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस वाइब्रेंट, जिसका नाम है क्रूड जैकॉब डिसीज इन ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं प्रियॉन्स के द्वारा जो बीमारी कॉज की जा रही है, किसमें, कैटल में, उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, मैड काउ डिसीज। जिसको बीमारी जिस गाय को हो जाती है वो थोड़ी पागल हो जाती है, क्योंकि ये कहाँ डायरेक्टली कहाँ बीमारी कॉज कर रहा है, उसके नर्वस सिस्टम में, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है ये, ठीक है। और इसी बीमारी का दूसरा नाम क्या है, BSc का फुल फॉर्म क्या है, बोवाइन। इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोफॉर्म। और इंसेफेलोपैथी मीन्स, इंसेफेलो का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन में हो रहा है बीमारी। और कॉमनली क्या बोलेंगे, मैड काउ डिसीज। किसी भी गाय को अगर ये बीमारी हो गई प्रियॉन्स के द्वारा तो वो क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी। लेकिन इसी का एनालॉगस, इसी के एनालॉगस का मतलब होता है कि यहाँ पे होमोलॉगस और एनालॉगस में एक बार डिफरेंस देख लीजिए। होमोलॉगस का मतलब क्या होगा कि ओरिजिन जो है सेम हुई होगी, ठीक है, एंसेस्टर सेम होंगे, उनके जो एंसेस्टर होंगे सेम होंगे, बट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन करेंगे यहाँ पे। लेकिन एनालॉगस में क्या होगा, इनके जो एंसेस्टर कहीं और होंगे, डिफरेंट एंसेस्टर होंगे, सेम एंसेस्टर नहीं होंगे, यहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर होंगे, बट यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। ओरिजिन मतलब इनका डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो इसीलिए इनका भी काम सेम है। ह्यूमन में जिसका नाम है CJD मीन्स क्रूड जैकॉब डिसीज, किसकी वजह से हो रहा, प्रियॉन्स की वजह से हो रहा। तो याद रखिए प्रियॉन्स क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। एक चीज़ आपको अगर याद नहीं हो रही तो मैं एक ट्रिक दे सकती हूँ। प्रोटीन की जो बात की जा रही है या वायरस की बात की जा रही है, जैसे अभी हमने देखा प्रोटीन है और बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वायरस जो हमारा किस तरीके से बना हुआ है, दो चीज़ से, एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, काम खत्म। वायराइड्स में क्या है कि इनके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं, इनके पास इनका जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रीली RNA है, तो जिसकी वजह से इनके जो RNA का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम हो गया और ये छोटे भी हैं वायरस से। लेकिन प्रियॉन्स की बात करते हैं, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। हम वायरस से ही सोच रहे हैं कि किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल जो भी RNA DNA है। यहाँ पे किससे ये बना हुआ है, फ्री RNA से बना हुआ है। लेकिन जो प्रियॉन्स होंगे प्रोटीन से बने होंगे, P फॉर प्रियॉन्स, P फॉर प्रोटीन, इससे भी याद कर सकते हैं। ये एबनॉर्मली फोल्डेड है, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है वो सिमिलर है, किससे, वायरस के इतना सिमिलर है। यहाँ पे दोनों जगह, चाहे एनिमल की बात करें, कैटल की बात करें, वहाँ पे भी बीमारी कॉज कर रहा है, या ह्यूमन में भी बीमारी कॉज कर रहा है। कैटल में मैड काउ डिसीज, जिसे हम बोल सकते हैं बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोल सकते हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं, क्रूड जैकॉब डिसीज हो गया, ठीक। अगर मैं साइज़ की बात करती हूँ एक बार, तो सबसे बड़ा कौन होगा, बैक्टीरिया साइज में, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया के बाद वायरस आएंगे। वायरस के बाद कौन आएगा, बोल सकते हैं प्रियॉन। वायरस और प्रियॉन सेम होंगे,
ठीक है, तो इनको एक साथ लिखते हैं। वायरस और प्रियॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। इसके बाद लेकिन वायरस से भी छोटा कौन है, वायराइड्स है। वायरस से भी छोटा कौन है, वायराइड्स है। तो हमेशा याद रखिए साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया से छोटा वायरस होंगे और या तो बोल सकते हैं प्रियॉन्स होंगे, क्योंकि दोनों की साइज क्या है, सिमिलर है। प्रियॉन्स और वायरस के साइज क्या है, सिमिलर है। इसके बाद वायरस प्रियॉन्स से भी छोटा कौन आएगा, वायराइड्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन क्या है, दो ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बन के एक स्ट्रक्चर बना, एक ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम लाइकेन है। वो कौन है, एक एल्गी होगा, दूसरा फंजाई होगा। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायंट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। याद रखें, जो एल्गल कंपोनेंट है, यहाँ पे मान लीजिए एल्गी है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं फंजाई है, दोनों से मिलके बना। जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, इनके पास क्या है, इसके लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस खुद करेंगे। फंगस क्या है, माइकोबायंट है, ये हेटरोट्रॉप होगा, ये खाना नहीं बना सकता, ये दूसरे से खाना लेगा। तो याद रखिएगा कि जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, फाइकोबायंट। नहीं याद हो रहा है तो फाइको का मतलब प्लांट हो गया, उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट कौन होगा, फाइकोबायंट होगा, जिनके पास क्लोरोफिल होगी, जो खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं फंगल कंपोनेंट की तो वो कौन होगा, माइकोबायंट होगा, जो हेटरोट्रॉपिक होंगे। ठीक, algae prepare food for fungi and the fungi provide shelter and absorb the mineral nutrient and water for its partner। दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे जो एसोसिएशन इसे बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन है। ठीक है, इनमें क्या होगा, तुम सामने वाले के लिए काम करोगे, सामने वाला तुम्हारे लिए काम करेगा। एल्गी क्या कर रहा है, एल्गी कैसा है, फाइकोबायंट है, इसके पास, इसकी पत्तियों में बोल सकते हैं एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करेगा, खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। खाना बना के किसको दे रहा, फंजाई को दे रहा। फंजाई कैसा है, हेटरोट्रॉपिक है, तो ये क्या है, ज़मीन के पास है, तो जितना भी सॉइल के पास वाटर होगा, न्यूट्रिएंट होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट, उसे एब्जॉर्ब करेगा और किसको देगा, एल्गी को देगा। तो एक दूसरे की मदद करके एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, so close is their association that is one saw in lichen nature one would never imagine that they had two different organisms within them। अगर आप नेचर में कभी लाइकेन को एक साथ देखते हैं, ठीक है, तो कभी ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके एक एसोसिएशन बना है। मिस एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलके एक एसोसिएशन बना है लाइकेन, आप कभी नहीं देख के बता सकते। ठीक है, लाइकेन्स are very good pollution indicator, they do not grow in polluted area। लाइकेन वहीं ग्रो करेंगे जहाँ साफ सफाई है। बहुत अच्छे बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते, एयर पोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेंगे, ये वहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट पूरा साफ हो। तो याद रखिएगा कि लाइकेन में दो ही कंपोनेंट है, पहला कौन है, एल्गल है, जिसको हम बोल सकते हैं फाइकोबायंट। ठीक है, फाइकोबायंट, और जो फंजाई वाला इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायंट बोलते हैं। जो फाइकोबायंट होगा, जो एल्गी होगा, खाना बना के किसको देगा, फंजाई को, और जो फंजाई होंगे हेटरोट्रॉप्स होंगे, जो भी सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट है, वाटर है, वो किसको एब्जॉर्ब करके देंगे, एल्गी को देंगे। और ये दोनों ही एक साथ इस तरीके से रहते हैं कि कोई बाहर से देख के नहीं बता सकता कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ है। ठीक है, तो जो लाइकेन होते हैं वो बहुत ही अच्छे एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वहाँ पे कभी ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर एंड हो चुका है, चलिए समरी के पास देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological character। जो पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल में साइंटिफिक तरीके से किया गया था, तो किसने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। सिंपल मॉर्फोलॉजी देखी थी। प्लांट की बात करें तो वहाँ पे उसने देखा था प्लांट में जो सबसे बड़ा होगा प्लांट वो ट्री होगा, उससे छोटा शब्द, उससे छोटा हर्ब्स होगा। एनिमल में दो होंगे, जिनके पास रेड ब्लड हैं वो एक साथ रख दिए गए, जिनके पास नहीं है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। फिर आए जो बोल सकते हैं सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। लिनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, प्लांट एंड मिनिया। लिनियस ने बाद में क्लासिफाई किया कि प्लांट और एनिमल किंगडम बनाए, दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया उन्होंने, दो किंगडम बना के उसमें क्या किया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। विटेकर प्रपोज एंड एलुब्रिएट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मिनिया। विटेकर कब आए, 1969 में आए। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। एक बार मैं पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता दूं। पहली जब स्टार्टिंग में बहुत पहले कैसे हो रहा था क्लासिफिकेशन,
यूज़, ज़रूरतें जो थी, खाने के लिए खाना चाहिए था, पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, रहने के लिए मकान चाहिए था, बस इसी पे क्लासिफिकेशन हो जा रहा था ऑर्गेनिज्म का। पहली बार किसी ने साइंटिफिक तरीके से अगर क्लासिफिकेशन किया तो एरिस्टोटल थे, ठीक है। इन्होंने प्लांट एनिमल को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे कर दिया। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन किसने किया, लिनियस ने किया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए, 2 किंगडम बनाए, एक प्लांटी दूसरा एनिमलिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल था उनको उठा उठा के कहाँ रख दिया, प्लांटी किंगडम में रख दिया, जिनके पास नहीं था उनको एनिमिलिया में रख दिया। बट इन्होंने कोई पूरा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं कर पाए, ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में नहीं बता पाए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनको कहीं जगह नहीं मिली, ठीक है, कहाँ पे रखें, जैसे कि बात एग्जाम्पल दें यूक्लिना, उसको कहीं नहीं रख पाएंगे, ना प्लांटी में रख पाएंगे ना एनिमिलिया में रख पाएंगे, कहाँ रखेंगे। फिर क्या हुआ, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था। हैकल किसको लेके आए, हैकल लेके आए किंगडम, बोल सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लेके आया किंगडम प्रोटिस्टा को लेके आया, प्रोटिस्टा तो आ गया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड लेके आए, ये किसको लेके आए, मोनेरा को लेके आए। लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट किंगडम बना, किंगडम फंजाई, जो कि पूरे तरीके से हेटरोट्रॉप है। उनके पास भी सेल वॉल है बट उसका कंपोजिशन क्या है, प्लांट सेल से डिफरेंट है। तो जब 1969 में आर.एस. विटेकर आए तो इन्होंने क्या किया, 5 डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन किए, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इनका जो मेन क्राइटेरिया उसके बारे में देखते हैं। द मेन क्राइटेरिया 5 क्लासिफिकेशन वेयर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने क्या किया, सेल का स्ट्रक्चर देखा, प्रोकैरियोट्स हैं कि यूकैरियोट्स हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कैसे हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, उनमें से भी कौन वाले हैं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, जो भी है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किससे क्या संबंध है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो क्या करते हैं, प्लांट, एनिमल और फंजाई से लिंक कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेनॉइड्स का यूक्लिना। प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम बना जो किंगडम मोनेरा को किसके साथ लिंक करा रहा है, डायरेक्टली फंजाई के साथ, क्योंकि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का क्या कर रहे हैं, एक लिंक करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, बैक्टीरिया को कहाँ रख दिया गया, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बना, किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया, क्योंकि बैक्टीरिया कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनके पास जो सेल है उनमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उनमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, उनका जो डीएनए है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे हैं, नेक्ड है, ठीक है। उनको कहाँ रख दिया गया, सेपरेट, यूनिसेलर है, उनके बॉडी में बस एक ही सेल है, उनको कहाँ रख दिया, मोनेरा में रख दिया गया। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, आसमान में रह सकते हैं, सामने आपके रह सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ढेर सारी आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसे, ऑटोट्रॉप में भी कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना के ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं कि खाना तो बना लिए केमिकल एनर्जी से, बट ऑक्सीजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेटरोट्रॉप्स भी कैसे हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, जहाँ डेड डिकेइंग मैटर है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं, बीमारी भी कॉज करते हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को कहाँ मिल रही है, किंगडम मोनेरा में देखने को आपको मिल रही है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। मोस्टली कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वो भी कैसे होंगे, डिकम्पोजर होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑल द सिंगल सेल यूकैरियोट्स सच एज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइजर, यूक्लिनॉइड, स्लाइम माउथ एंड प्रोटोजोन। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इसमें यूकैरियोटिक तो होंगे। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एसेंशियल सेल ऑर्गेनल सब कुछ प्रेजेंट है, बट ये कैसे यूनिसेलुलर हैं। इनके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास सिर्फ एक सेल होगा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे सबके पास एक सेल होगा और कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। इनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में। क्राइसोफाइट्स हो गए, डायनोफ्लाइजर, यूक्लिनॉइड्स हो गए, स्लाइम माउथ एंड प्रोटोजोन। प्रोटिस्टा हैज़ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोटिस्टा उसके पास क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस है और दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए कैसे हैं, सिंगल सेल के हैं और यूकैरियोट्स हैं।
दे रिप्रोड्यूस, किसकी बात की जा रही है? प्रोटिस्टा की बात की जा रही है। बोथ ए सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, और सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। मेंबर ऑफ फंजाई, किसकी बात की जा रही है? किंगडम फंजाई की बात की है। सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो किंगडम फंजाई में आपको ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में मिल रही है, बट समरी में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी सेम है, इनमें क्या है? ढेर सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है किंगडम फंजाई में। यहाँ पे देखते हैं मोस्ट फंगस आर सेप्रोफिटिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादा करके जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, जहाँ पे डेड डिकिंग मैटर वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपना ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? वहीं से उसको सॉल्युबल अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि दे सो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। मैंने उसके लिए शॉर्टकट दिया था BFF, बी फॉर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। बडिंग जो सिर्फ ईस्ट में होगा, जो कि यूनिसेलुलर है, एक ही, बाकी सब कैसे? मल्टीसेलुलर फंगस है। ये ए सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, जैसे कोनेडिया हो गया, और इसके अलावा ए प्लानोस्पोर हो गया, जूस्पोर हो गया, ये सब बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर में जाइगोस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर हो गया, बेसिडियोस्पोर हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप के स्पोर बना रहे हैं, डिफरेंट अपना बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करके, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes are the 4 classes under the kingdom fungi। 4 डिफरेंट क्लासेस हैं। फाइकोमाइसिटीज जिसको हम एल्गल फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज जिसे सैक फंजाई कहते हैं, और बेसिडियो को हम बोलते हैं पफ बॉल या मशरूम बोल सकते हैं, या ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इनमें वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिस थे, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया? पहला था स्पोर की फॉर्मेशन, दूसरा फ्रूटिंग बॉडी, तीसरा है माइसीलियम का कैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइसीलियम बनते थे, ठीक है। प्लांटिंग की बात करते हैं। प्लांटिंग इंक्लूड ऑल द यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट किंगडम में वही आएंगे जो यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, बट उनके पास सेल वॉल के साथ साथ क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो वो खाना बना पाएंगे, तभी तो वो ऑटोट्रॉप की तरह रहेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इन जो प्लांट के ग्रुप में कौन कौन आएंगे? एल्गी आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम इस सबको कहाँ पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम में। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एक्सिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, 2 तरीके की होगी। अगर जो गैमेट बना रहा है वो हैप्लॉइड होगा, वो गैमेटोफिटिक फेज होगा। अगर जो स्पोर बना रहा है वो उसका जो बॉडी होगा वो डिप्लॉइड होगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हम लोग प्लांट में देखेंगे उनकी लाइफ साइकिल को पढ़ते समय। The heterotrophic eukaryote multicellular organism lack of cell wall and included in kingdom Animalia। अगर kingdom Animalia की बात करते हैं, सब heterotrophic होंगे, खाना खुद कभी नहीं बनाएंगे, दूसरे से खाना लेंगे। यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर होंगे और इनके पास कभी भी कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। तो ये सब क्या है? फीचर्स हैं या कैरेक्टर हैं किसके? एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको क्या करते हैं? चबा चबा के निकलते हैं, फिर हमारा उसका डाइजेशन होता है खाने का, तो ये होलोजोइक होते हैं। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की जो एनिमल होते हैं वो ज़्यादातर के क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना प्रेफर करते हैं। Some acellular organisms like viruses, virides as well as lichen were not included in 5 kingdom of classification। कुछ acellular organism है जैसे कि वायरस हो गए, वायराइड्स हो गए, इसके अलावा क्या है? प्रियॉन्स भी हैं, ठीक है, acellular। तो जो acellular या फिर बोल सकते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो गया? वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स। इसके अलावा जो लाइकेन है ये बोल सकते हैं एसेलुलर नहीं है, नॉन सेलुलर नहीं है, याद रखिएगा। इन चारों को RS विटेकर ने कहीं भी अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनके पास कोई भी ट्रू सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से इनको कहीं भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला। वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। वायरस तो हम जानते हैं इनकी जो बॉडी है 2 ही चीज़ से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। जो प्रोटीन पूरी कोटिंग है बाहर, इसे हम कैप्सिड कहते हैं, और जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड RNA DNA हो सकता है, कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर प्लांट में बीमारी कॉज करे तो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड क्या होंगे? RNA होंगे। अगर एनिमल में बीमारी कॉज कर रहे हैं तो क्या होंगे? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA होंगे, डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे, ठीक है। अगर वायरस
बात करते हैं टीएमवी वायरस की, जो टोबैको मोज़ैक वायरस है उसको कॉज कर, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया को बीमारी कॉज कर रहा है, बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं वायराइड्स की, तो वायराइड्स के पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती, इनके पास सिर्फ आरएनए होगा, वो भी फ्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आरएनए होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट किससे कम होगा, जो वायरस के आरएनए डीएनए होंगे उनसे कम होगा। ठीक है, प्रियॉन्स की बात करते हैं, वो एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारी कॉज करते हैं, जैसे मैड काउ डिसीज़ हो गया, क्रूड जैकब डिसीज़ हो गया। जो मैड काउ डिसीज़ है वो एनिमल्स में होंगे, क्रूड जैकब डिसीज़ किस में होंगे, ह्यूमन में होंगे। वायराइड्स के द्वारा जो बीमारी थी वो कौन था, आलू में हो रहा था। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज हो रहा था। लाइकेन की बात करते हैं, तो लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, पहला एल्गी है, फिर कौन है, फंजाई है। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल इसके पास प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइकोबायंट। जो फंगस है उसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, माइकोबायंट। एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता, खाना बना सकता, फिर किसको देगा, फंगस को देगा। फंगस क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, ये क्या करेंगे, जहाँ सॉइल के पास जो भी वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट है, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, फंगस को देंगे। और दोनों एक साथ एसोसिएशन बना के, म्यूचुअल एसोसिएशन बना के कहाँ रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, बट वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा। ये गुड इंडिकेटर है किसके, एयर पोल्यूशन के, सल्फर डाइऑक्साइड के। ओके, ये चैप्टर पूरी तरीके से द एंड हो चुका है। आगे कुछ क्वेश्चन भी हैं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग नीट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो PYQs करेंगे और इसके बाद इस पूरे चैप्टर को क्लोज करके फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। रिवाइज करके आइएगा ताकि हम लोग कल क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।